Mayday, mayday, mayday! Air Transat 236. The right engine has flamed out, and we're down to just a few hundred kilograms of fuel left. फ्लाइट के टेक ऑफ के कुछ देर बाद अटलांटिक ओशन के बीच में एक एयरबस A330 जिसमें 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स थे कि कैप्टन ने मेडे डिक्लेयर किया। कॉल करने के बस कुछ ही मिनट के बाद सिचुएशन और सीरियस हो गई जब लेफ्ट इंजन में भी फ्लेम आउट हो गया, जिससे सारी लाइट्स बंद हो गई और कैबिन का प्रेशर लूज होने लगा। पूरी फ्लाइट अब अंधेरे में थी। एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इमरजेंसी मोड पे चले गए थे और पायलट्स एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी बस ये कोशिश थी कि किसी भी तरह से प्लेन हवा में रहे। साथ ही क्रू पैसेंजर्स को एक इमरजेंसी वाटर लैंडिंग के लिए तैयार किया जा रहा था, क्योंकि पायलट्स जानते थे कि सर्वाइवल का चांस बहुत कम है। ये है एयर ट्रांसिट फ्लाइट 236 की कहानी। 24 अगस्त 2001 को एयर ट्रांसिट फ्लाइट 236 टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट कनाडा से लिस्बन एयरपोर्ट पोर्चुगल के लिए गेट से पुशबैक किया गया। टोरंटो से लिस्बन का रूट अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजरता है और ये फ्लाइट टिपिकली 7 घंटे की होती है। इस फ्लाइट के लिए एयरबस A330 का एयरक्राफ्ट डेजिग्नेट किया गया था, जिसमें 362 पैसेंजर सीट्स थी। ये एयरक्राफ्ट 1999 में बना था और इंसिडेंट के वक्त तक 10,000 से भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स एक्यूमुलेट कर चुका था। इस फ्लाइट में अप्रोक्सीमेटली 46.9 टन फ्यूल लोड किया गया था, जो मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट से 5.5 टन ज्यादा था। कॉकपिट में 2 पायलट थे। कैप्टन थे 48 ईयर्स ओल्ड रॉबर्ट पिचर्ड, जिनके पास करीब 17,000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 800 फ्लाइंग आवर्स एयरबस A330 पे थे। और इनके साथ फर्स्ट ऑफिसर थे 28 ईयर्स ओल्ड डेरिक डी जैगर, जिनके पास 4800 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 386 आवर्स इसी एयरक्राफ्ट पे थे। एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ करने से 4 दिन पहले इसका एक रूटीन मेंटेनेंस हुआ था और चेकअप में मेंटेनेंस टीम को एयरक्राफ्ट के इंजन के बीच एक दिक्कत मिली, इसलिए उन्होंने इंजन को चेंज करने का फैसला लिया। जो इंजन इंस्टॉल किया गया था वो रोल्स रॉयस का लोन्ड इंजन था, जबकि रिप्लेस किया गया इंजन कोई और था। इसलिए पहले वाले इंजन का हाइड्रोलिक पंप नए इंजन पर फिट नहीं हो रहा था। इसलिए टेक्नीशियंस ने पहले वाले इंजन का सिर्फ रेयर फ्यूल ट्यूब यूज़ किया, ये इंश्योर करते हुए कि फ्यूल ट्यूब और हाइड्रोलिक ट्यूब के बीच गैप हो। जब इंजन का ग्राउंड टेस्ट किया गया तो वो पास हो गया, जिससे ये कंफर्म हुआ कि इंजन ठीक काम कर रहा है। रात को लगभग 1 बजे एयरबस ने टेक ऑफ किया। पायलट ने प्लेन को ईस्ट की तरफ उड़ाया और देखते ही देखते प्लेन 39,000 फीट के एल्टीट्यूड तक चला गया। सब कुछ बिल्कुल शांत और रूटीन जर्नी की तरह चल रहा था, जिसमें प्लेन धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन कुछ घंटे बाद जब प्लेन समुद्र के बीच में पहुंचा, तब पायलट्स को एक अजीब सी चीज दिखी। दरअसल जब पायलट्स ने सेकेंडरी डिस्प्ले के इंजन पे रीडिंग चेक की, तब उन्हें राइट इंजन के डाटा में कुछ गड़बड़ लगी। ऑयल प्रेशर अनयूजुअली हाई था और ऑयल टेम्परेचर लो, साथ ही ऑयल की क्वांटिटी भी कम हो रही थी। नॉर्मली फ्लाइट के दौरान इंजन ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, तो जब पायलट्स ने ऑयल का टेम्परेचर घटते हुए देखा तो उन्हें कंफ्यूजन हुई। लेकिन इन सब वार्निंग्स ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि पायलट कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने मैनुअल भी चेक किया ताकि इस रीडिंग का एक्सप्लेनेशन मिले, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। इसलिए पायलट्स ने अपने मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर को इशू रिपोर्ट किया, लेकिन सेंटर भी इस प्रॉब्लम का कॉज समझने में फेल हो गया। जो पायलट्स नहीं जानते थे वो ये था कि इंजन ऑयल की इंडिकेशन की असली वजह फ्यूल लीकेज थी, जो कि प्लेन के राइट इंजन में छुपी हुई थी। दरअसल जब इंजन रिप्लेस किया गया था तो उसमें एक सीरियस मिस्टेक हो गई थी। टेक्नीशियंस ने हाइड्रोलिक और फ्यूल लाइंस को काफी नजदीक रख दिया था। फ्लाइट के दौरान राइट इंजन की हाइड्रोलिक और फ्यूल लाइंस आपस में जुड़ गई थी, जो धीरे धीरे एक दूसरे से रब हो रही थी और आखिरकार फ्रिक्शन की वजह से फ्यूल लाइन में एक सुराख हो गया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट एस्टिमेटेड 12 से 15 टन फ्यूल हर घंटे लूज कर रहा था, जबकि एक एयरबस इंजन मुश्किल से 2.6 टन फ्यूल 1 घंटे में कंज्यूम करता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि फ्यूल कितनी तेजी से लीक हो रहा था। लेकिन इतने बड़े फ्यूल लीक के बावजूद इंजन वैसे ही चलता रहा, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का फ्यूल सिस्टम डिजाइन ही ऐसे किया गया था। इस एयरबस के फ्यूल सिस्टम में मल्टीपल फ्यूल टैंक्स होते हैं। हर विंग में 2 टैंक्स होते हैं, एक सेंटर टैंक होता है और एक ट्रिम टैंक टेल के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में होता है।
ट्रिम टैंक का काम होता है एयरक्राफ्ट की सेंट्रल ग्रेविटी को मेंटेन करते हुए फ्यूल को पीछे से आगे भेजना। जब विंग टैंक्स में फ्यूल कम होता है तो ट्रिम टैंक ऑटोमेटिकली फ्यूल फॉरवर्ड करके विंग टैंक्स में डाल देता है, और ये नॉर्मली तब होता है जब प्लेन अपनी डेस्टिनेशन से 35 मिनट की दूरी पर हो, क्योंकि उस वक्त विंग टैंक्स में फ्यूल 4 टन से नीचे होता है। इसलिए ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि लैंडिंग बिल्कुल बैलेंस हो। लेकिन एयर ट्रांसेट फ्लाइट 236 के केस में ट्रिम टैंक्स ने अपना सारा फ्यूल विंग टैंक्स में ट्रांसफर कर दिया, जो कि नॉर्मल से काफ़ी पहले था। जब पायलट्स ऑयल प्रेशर के इशू को डील कर रहे थे तभी ई-कैम पर एक मैसेज आया। ई-कैम कॉकपिट में एक सेंट्रल डिस्प्ले यूनिट होती है जो पायलट्स को अलर्ट करती है कि अब एक्शन लेना ज़रूरी है। इस सिचुएशन में पायलट ने अपने आसपास की कोई लैंडिंग साइट को ढूंढना शुरू कर दिया। इतने बड़े अटलांटिक ओशन में उनके पास बस कुछ लिमिटेड ऑप्शंस थे, इसलिए उन्होंने लेगिस एयरपोर्ट को चूज किया, जो पोर्चुगल के टर्सीरिया आइलैंड पर था। लेकिन ये इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। पायलट्स ने अपने क्रू मेंबर को कहा कि वो विंग्स को विजुअली चेक करें, और क्रू मेंबर ने पायलट्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कैबिन की लाइट्स को डिम किया फॉर बेटर क्लैरिटी, और फ्लैशलाइट का यूज़ किया ताकि कैबिन विंडोज से विंग्स को इंस्पेक्ट किया जा सके। लेकिन थ्रू चेक के बाद भी विंग्स में कोई दिक्कत नहीं दिखी। दिन के वक्त में फ्यूल लीक डिटेक्ट करना रिलेटिवली इजी होता, लेकिन रात के अंधेरे में स्पॉटिंग करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में ये बताया भी था कि अगर पायलट्स डाइवर्ट होने से पहले फ्यूल लीक प्रोसीजर को फॉलो करते तो वो कम से कम 3.8 मैट्रिक टन फ्यूल के साथ लैंड करते। लेकिन कैप्टन का फ्यूल लीक प्रोसीजर को फॉलो ना करना एक कॉमन थिंकिंग मिस्टेक थी। कैप्टन को लग रहा था कि ये बस एक कंप्यूटर एरर है, इसलिए कैप्टन ने प्लेन का क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया, जिससे फ्यूल लेफ्ट विंग से राइट विंग में जाने लगा ताकि प्लेन का बैलेंस बराबर रहे। लेकिन कुछ ही देर बाद वो फ्यूल भी ड्रेन हो गया, इसलिए कैप्टन ने सेंटा मैरिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंडिंग की परमिशन मांगी फ्यूल शॉर्टेज का जिक्र करते हुए। इस पॉइंट पर प्लेन में सिर्फ 7 टन फ्यूल बचा था, जो कि प्लेन की टोटल कैपेसिटी का 6% था, और सोने पर सुहागा तब हुआ जब प्लेन के राइट इंजन में आग लग गई। कैप्टन ने तुरंत लेफ्ट इंजन को ज्यादा थ्रस्ट दिया। दरअसल प्लेन एक इंजन के साथ भी हवा में रह सकता है, लेकिन 39,000 फीट के एल्टीट्यूड को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था, और इस पॉइंट पर प्लेन में सिर्फ 600 किलोग्राम फ्यूल बचा था। पायलट्स को समझ आ चुका था कि अब वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कुछ पल बाद फर्स्ट ऑफिसर ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर कैबिन क्रू और पैसेंजर्स को इन्फॉर्म किया कि वो जल्द ही लैंड करने वाले हैं, इसलिए सब इमरजेंसी वाटर लैंडिंग के लिए प्रिपेयर कर लें। 13 मिनट बाद लेफ्ट इंजन में भी आग लग गई, और अब भी प्लेन एयरपोर्ट से 120 किलोमीटर की दूरी पर था। दोनों इंजन फेल होने की वजह से इलेक्ट्रिक पावर फेल हो गई थी, और पूरा कॉकपिट अंधेरे में डूब चुका था। प्लेन में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था, इसी वजह से क्रू और पैसेंजर को अपने ऑक्सीजन मास्क पहनने पड़े। लेकिन खुशकिस्मती से प्लेन का एयर टरबाइन सिस्टम बच गया था। ये विंड स्पीड से इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था कि प्लेन के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट चल पाए, लेकिन बिना इंजन के प्लेन को लैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब पायलट्स प्लेन को ग्लाइड करवाते हुए एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगे। टावर कंट्रोलर ने रनवे की लाइट्स को बार बार ऑन ऑफ करके पायलट को रनवे तक का रास्ता दिखाने की कोशिश की, क्योंकि अटलांटिक ओशियन के अंधेरे में रनवे तक का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। एक और चैलेंज जिसका कैप्टन सामना कर रहे थे, उन्हें 140 नॉट से ज़्यादा स्पीड मेंटेन करनी थी ताकि एयर टरबाइन को पावर मिलती रहे, और 200 नॉट से ज़्यादा स्पीड अवॉइड करनी थी, क्योंकि ये लैंडिंग को मुश्किल बना सकता था। कैप्टन की ग्लाइडिंग स्ट्रेटेजी काम की, क्योंकि प्लेन एयरपोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन जब पायलट रनवे से 12.87 किलोमीटर दूर थे, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इस वक्त नॉर्मल अप्रोच एल्टीट्यूड 3000 फीट होना चाहिए था, लेकिन उनका प्लेन इस वक्त 13,000 फीट पे था, जो कि बहुत ज़्यादा था, स्पेशली बिना इंजन के। एल्टीट्यूड को एकदम कम करने के लिए कैप्टन ने 360 डिग्री का टर्न लिया, जो कि ग्लाइडिंग में एक टेक्निक होती है जिससे 4000 से 5000 फीट कम हो जाते हैं। 360 डिग्री टर्न लेने के बाद भी प्लेन नॉर्मल लैंडिंग अप्रोच से बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन इतना हाई भी नहीं कि वो एक और 360 डिग्री टर्न ले सकें। अब हर एक डिसीजन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। फाइनल अप्रोच पर फर्स्ट ऑफिसर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो कॉन्स्टेंटली कैप्टन को एयर स्पीड और एल्टीट्यूड की अपडेट्स देता रहा। कुछ ही पलों में एयरक्राफ्ट ने रनवे के ऊपर एक हार्ड लैंडिंग की, जिसमें 12 में से 8 टायर ब्रस्ट हो गए। प्लेन एक बार हवा में बाउंस कर गया, फिर दोबारा रनवे पे टच किया।
अब प्लेन की स्पीड को स्लो करना एक बड़ा चैलेंज था। नॉर्मली प्लेन के इम्पोर्टेंट फीचर्स उसको स्लो करते हैं, जैसे कि विंग स्पॉयलर्स और इंजन रिवर्स थ्रस्ट, लेकिन इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और तो और एंटी स्किड सिस्टम जो व्हील्स को स्किड होने से रोकता है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। और इसी वजह से जब कैप्टन ने ब्रेक्स लगाए तो व्हील्स लॉक हो गए। एयरक्राफ्ट रनवे से 600 फीट दूर तक रुकने में कामयाब रहा। कैप्टन पिचर्ड ने तुरंत इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया और सरप्राइजिंगली सब पैसेंजर्स को सिर्फ 90 सेकंड्स में प्लेन से बाहर निकाल लिया गया। सब पैसेंजर्स और क्रू सेफ थे। इस मिरेकलस लैंडिंग के बाद ये इवेंट लॉन्गेस्ट ग्लाइड बाय पैसेंजर एयरक्राफ्ट के तौर पर एविएशन हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गया, वो भी बिना किसी फैकेलिटी के। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से ऑनर किया गया बाय एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन। और इस इंसिडेंट के बाद एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में भी काफ़ी चेंजेस किए गए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस।